हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं गाइस। तो चलिए बात करेंगे आगे ब्लॉग पे कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने के क्या चांसेज है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बयान वायरल हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और कल आयोग पे बच्चे पहुंचे थे जिन्होंने यूपी टेट को लेकर भी बात किया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात किया, और टीजीटी पीजीटी में जो आपके 25,000 नए पद जोड़े जाने हैं उससे रिलेटेड भी बात हुई। तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया उस पर हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। बाकी शेयर करते हैं आपके साथ अपना स्टडी रूटीन जो कि तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और करंट अफेयर्स की हमारी जो भी क्लास थी, आज का जो भी शेड्यूल में मैंने इंक्लूड किया था वो सब कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम बैठे अपनी पॉलिटी का क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटी में कुछ क्लासेज हमारी जो है वो पहले कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ क्लासेज कंप्लीट तो मैंने किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक बार वापस से रिवीजन कर लेना चाहिए। तो मैं रिवीजन करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती हूँ, क्योंकि यही गलतियाँ मैंने कई एग्जाम में की है, तो वापस से रिपीट नहीं करना है। और फाउंडेशन बैच का बेनिफिट यही होता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे टारगेट बैच लेना चाहिए या फाउंडेशन बैच लेना चाहिए। तो मैं हमेशा यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप लोग टाइम ले कि आप कोई भी कोर्स परचेज करें, ताकि अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। और फाउंडेशन बैच में बेनिफिट्स आपको ये मिल जाते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी टीचर बात करते हैं, यानी कि आपके सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छूटता है। और टारगेट बैच में क्या होता है कि समय कम होता है, तो जल्दी जल्दी सिलेबस को पूरा करना होता है, तो सिलेबस के हाईलाइटेड पॉइंट को वो कंप्लीट करते हैं, ना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सुपर टेट को लेके बहुत सारे लोगों के मन में दुविधाएं आ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आता है बैक टू बैक, जैसे आप हिम्मत बांधते हो, जैसे ऐसे लगता है कि नहीं चलो अब तो वैकेंसी आनी ही है, वैसे ही शिक्षा मंत्री का कुछ ना कुछ बयान उसके जस्ट अपोजिट आ जाता है। खैर, अभी हमने अपना बना लिया है लंच, और लंच में आज गोभी की सब्जी और चावल बनाए थे। खाना तो डेली खुद बनाते हैं, लेकिन कभी कभी इतना स्वादिष्ट खाना बन जाता है ना कि खुद पे भरोसा नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारी घी हमने ऐड कर दी, जो कि बिल्कुल घर का बना हुआ घी है, घर से ले आए थे, गए थे गाँव। तो हमारी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं यार हम लोगों के लिए, सोचती हैं कि कोई भी कमी ना रह जाए। और इतना यम खाना बना था कि मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। गरम गरम खाना मैंने मुंह में डाल लिया, मुंह भी जला लिया, लेकिन सुपर यम खाना बना था। लंच करने के बाद वापस आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि अपने एग्ज़ाम जो भी होने हैं वो ये आने वाले 3 से 4 महीने में निपट जाएंगे। जितने भी पेपर हैं हमारे, 2 से 3 पेपर हैं, सारे एग्जाम हमारे 3 से 4 महीने में निपट जाएंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर, तो मैं यही कहूँगी ना कि बीपीएससी का शेड्यूल बहुत फास्ट आने वाला है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कुछ कुछ चीज़ों को मैंने नोट करना शुरू कर दिया है कि कौन सी चीज़ें हमारे सिलेबस से मैच करते हैं और क्या चीज़ें मुझे अलग से पढ़नी है, ताकि उसके लिए हम अलग से अपना एक टाइम टेबल बना पाए। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि क्या आप अपना टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैं टाइम टेबल शेयर कर सकती हूँ, बट मॉर्निंग के टाइम में भी ठंड की वजह से मैं थोड़ा लेट जगती हूँ, तो इस वजह से मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आप लोगों के साथ टाइम टेबल मैं कब शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी उस टाइम टेबल के साथ अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिए, क्या एक दिन बाद का मैं टाइम टेबल शेयर करूँ, या फिर अगले दिन का प्लान मैं एक दिन पहले बना लिया करूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं रीजनिंग की क्लास कंप्लीट करूँ। रीजनिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर लिया, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट होता है, आप कितना भी अच्छे से पढ़े हो, जब लंबा टाइम निकल जाता है तो फिर आप भूल जाते हो। तो 2x पे करके एक हमने रीजनिंग की क्लास कंप्लीट की। आज रीजनिंग का पासा वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम खाना बना रहे हैं, बैगन टमाटर हमने भून लिया है, आलू हमने कुकर में बॉयल कर लिया है, ये हमारे चोखा का पूरा मटेरियल प्रिपेयर हो चुका है। और साथ में हम कढ़ाई में बाटी सेक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आग की व्यवस्था तो होती नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से मेरा खाना बन के रेडी हो गया। फ्रेंड्स, आज के समय में छात्र हित में बात करने वाले बहुत कम विधायक मिलेंगे। उनमें से एक है पंकज जी, जिन्होंने जा करके विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद रखी है आपके पक्ष में। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि उनकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। तो प्लीज़, अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं सोशल मीडिया के, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। तभी उनको जाके प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, छात्र हमारे साथ खड़े हैं, अगर हम उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो वो भी हमारी बातों को समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक इंसान प्रोत्साहित नहीं होता है किसी काम को लेके, वो बहुत लंबे टाइम तक उस काम को नहीं कर सकता। और जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी आपके फेवर में, तब तक शिक्षक भर्ती का आना बहुत मुश्किल है अपने उत्तर प्रदेश में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, आप जहाँ भी हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक, हर जगह शेयर करिए। आज इस प्रदेश में माँ बाप में डर का माहौल है। मां खुदकर देश देखती है अपने बेरोजगार बेटे के
कहीं उसके लाल के जेब में खटास तो नहीं है। आज प्रदेश में डर का माहौल है मान्यवर, और बच्चों में इतनी निराशा है नौकरी न मिलने के कारण आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। और हमारे देश और प्रदेश के जो मुखिया हैं वो वादा तो कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस पद पर नहीं थे तो उन्होंने देश से वादा किया था, देश के करोड़ों नौजवानों से वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी देश के नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। मान्यवर, आज 11 साल हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने। इस हिसाब से इस देश के लोगों को 22 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस 22 करोड़ नौकरियों का डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। आज बेरोजगारी का दर देख लिया जाए तो 9.2% है, और वहीं प्रदेश में महिलाओं की बेरोजगारी दर देखा जाए तो 20% से ऊपर है। मान्यवर, इस प्रदेश की सरकार जितना ध्यान आंकड़ा ठीक करने में लगाती है, अगर उतना ध्यान बेरोजगारों को रोजगार देने पर लगाए तो ये सरकारी डाटा अपने आप ठीक हो जाए। मान्यवर, मैं पूर्वांचल से आता हूं और मैंने भी इलाहाबाद में रहकर तैयारी की है, इसलिए वहां के युवाओं का दर्द को समझता हूं। जब एक युवा अपने सपने को लेकर तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसके साथ साथ उसके घर की भी अपेक्षाएं उससे जुड़ी होती है। लेकिन आज प्रदेश का आलम यह है कि ढेर सारे नौजवानों की स्थिति यह बन गई है कि वो तैयारी तो करते हैं लेकिन सही समय पर नौकरी नहीं मिलती है, तो कितने तो ओवर एज होकर लौट आते हैं और कितने तो निराशा में होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, आज इस प्रदेश में कोई भी वैकेंसी निकलती है, अभी हाल ही में कांस्टेबल भर्ती 60,000 पदों की भर्ती का आवेदन निकाला गया था, जिसमें 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। अब सोचिए मान्यवर, 60,000 पद है और 50 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं। इस प्रदेश में नौकरी की स्थिति वही है, एक नार 100 बीमार। एक पद के लिए जहां 500 आवेदन कर रहे हैं, इस प्रदेश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है मान्यवर? माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार की मंशा भी नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए या उनकी बेरोजगारी खत्म किया जाए। आज इस प्रदेश के जो सरकारी महकमे हैं, अगर उनके रिक्त पदों की बात की जाए तो लगभग 4.5 लाख पद रिक्त है, लेकिन सरकार उन रिक्त पदों को भरने का नाम नहीं ले रही है। मैं बात करूं तो बेसिक शिक्षा विभाग की 2019 के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं हुई। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 2020 में एक हलफनामा दिया था कि प्रदेश में 51,000 पद बेसिक शिक्षा के रिक्त हैं, और जो 2018 में भर्ती हुई थी उसमें भी 27,000 पद रिक्त हैं। अगर कुल मिला लिया जाए माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000 पद रिक्त है और 20 लाख बेटी थी बेरोजगार जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मान्यवर, सिर्फ एक विभाग में 78,000 भर्तियां रिक्त हैं। तो सरकार ऐसे रिक्त पदों को न जाने क्यों नहीं भरना चाह रही है? क्या मजबूरी है? अगर कोई मजबूरी है सदन के सामने रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके गृह जनपद की बात मैं बताता हूं। 2700 बेसिक शिक्षा पद सृजित है, वहां भी 1600 पद रिक्त पड़े हैं। मान्यवर, प्रदेश के मुखिया के जनपद में भी 1600 पद रिक्त पड़े हैं। ये बड़ी असमंजस की बात है। और प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। राजकीय विद्यालयों में 12,000 पद रिक्त हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2022 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। वर्तमान समय में 25,000 पद रिक्त हैं और 15 लाख बीएड छात्र जो बेरोजगार हैं, तो 15 लाख बीएड के ऐसे छात्र हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में इधर भटक रहे हैं। माननीय 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए क्या? माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग में भी 2017 के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कोई नियमित अस्थायी भर्ती नहीं हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के 6,000 पद रिक्त हैं। इसमें विज्ञप्ति निकाली गई और इसका एग्जाम भी हुआ, लेकिन आज तक रिजल्ट पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, ये सरकार खुद के सामने आईना रख के यदि ईमानदारी से थोड़ी सी शर्म कर ले तो प्रदेश सरकार में सालों से जो रिक्त पड़े पद हैं और भर दें तो प्रदेश
कि युवाओं के दिमाग में दिन रात जो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की जाती है उससे छुट्टी मिल जाए। यकीन